तो अभ्यास 1H हल करना है। इसके पहले कुछ सवाल इसमें बताए थे, लेकिन कुछ सवाल रह गए थे ना, 7वां 8वां 9वां 10वां ये रह गया था। तो 7वां प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह बड़कुआ बराबर छोटकुआ लगाइए ना, ग्रेटर देन या इक्वल या लेसर देन का चिन्ह लगाना है। यानी कि सबसे पहले ये जो लगा हुआ है निरपेक्ष मान का चिन्ह, इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जो दो भिन्न संख्याएं मिलेंगी, एक इस तरफ एक इस तरफ, उसमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी है, या अगर बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो 7वें में पहला सवाल है, निरपेक्ष मान -3/4 बीच में भरना है। निरपेक्ष मान -3/4 + 5/8। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे। इसमें भरना क्या है, बराबर या बड़ा या छोटा का चिन्ह भरना है जी। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, एक लाइन में लेकर चलेंगे। तो -3/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू, देखो निरपेक्ष मान की इंग्लिश क्या होती है, कल ढूंढे थे इंटरनेट पे। निरपेक्ष मान की इंग्लिश होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कल ही बताए थे कि किसी भी परिमेय संख्या, चाहे वो धनात्मक परिमेय संख्या हो या ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, उसका निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। मतलब -3/4 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 3/4 होगा, यानी धनात्मक में हो जाएगा जी। यहाँ भरना ही था। पहले इसको सॉल्व करेंगे, -3/4, इसको 8 4 का लास्ट LCM 8 हो जाएगा जी। फिर 4 को 8 में डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा जी। फिर 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 1 बार गया 5 का 5 हो गया। तो 3/4 यहाँ फिल करना है। निरपेक्ष मान 6 में से 5 गए, माइनस और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो संक्रिया कौन सी होगी, माइनस की, यानी घटाव किया जाएगा। 6 में से 5 गए 1 हो जाएगा। 6 बड़ा है, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा /8 जी। तो 3/4 यहाँ फिल करना है। -1/8 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब बताना है कि 3/4 बड़ा है या फिर 1/8 बड़ा है। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है जी, नहीं, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा एक दूसरे से जी। तो छोटा या बड़ा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनके हर को या फिर उनके अंश को बराबर कर लेते हैं। तो दोनों परिमेय संख्याओं के हर को अगर देखें तो आराम से दिखाई देगा कि हर को बराबर किया जा सकता है जी। हालांकि अंश को भी बराबर किया जा सकता है, लेकिन हर को ज़्यादा आसानी से बराबर किया जाता है जी। किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं, हर में देखो, जैसे ये 1/8 है, ये 3/4 है। अगर 4 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 8 बन जाएगा जी, और ये 8 पहले से है यहाँ पर जी, यानी दोनों का हर बराबर हो जाएगा जी। जब भी कोई ऐसा सवाल जिसमें छोटा बड़ा परिमेय संख्याओं का चयन करना पड़ता है कि कौन सा परिमेय संख्या छोटा है कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों परिमेय संख्याओं के हर को बराबर कर लें या फिर दोनों परिमेय संख्याओं के अंश को बराबर कर लें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों हर को बराबर कर सकते हैं आराम से जी। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करने पर, यानी फर्स्ट वी विल डू रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, ठीक ना जी। तो 3/4 ये है, इधर 1/8 है। तो दोनों के हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जी। अगर 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दी है तो 3 में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3/4 ही रह गया जी ना जी। लेकिन अगर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, ताकि वैल्यू वही रहे जी, मान में कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन अब 2 से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या हो गया कि नीचे भी 8 बन गया और यहाँ पर 8 है ही, यानी कि दोनों के हर बराबर कर दिए गए। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा जी, और नीचे 4 दूनी 8 यहाँ फिल करना है, ये हो गया 1/8।
नीचे वाला क्या होता है, जैसे कभी कभी कहते हैं जैसे 1/2 यानी कि आधा, यानी कि ऊपर वाला जो होता है वो फल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं वैल्यू होता है, VALUE। और नीचे वाला जितने भागों में बांटा जा रहा है, यानी कि जितने भागों में डिवाइड किया जा रहा है। जैसे एक फल है, उसको अगर 2 भागों में डिवाइड किया जा रहा है तो इतने भाग को क्या बोलेंगे, आधा बोलेंगे जी। इसका मतलब 1/2 का मतलब ये हुआ कि एक फल में 2 लोगों को बांट देना। ठीक है, तो 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है? 1/2 बड़ा है। 1/2 बड़ा है, क्योंकि इसमें एक फल के 2 हिस्से हो रहे हैं, जी। यानी प्रति व्यक्ति आधा फल मिलेगा, जबकि इसमें एक फल के 3 टुकड़े हो रहे हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति 1/3 हिस्सा मिलेगा। तो अगर 2 भिन्नों के अंश बराबर हैं, यानी कि फलों की संख्या बराबर है, तो वो भिन्न वो परिमेय संख्या बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। यानी कि किसी के घर में मान लो कोई x है, कोई y है, किसी के घर में मान लो 5 सेब आया, इसके भी घर में मान लो 5 सेब आया या 5 किलो सेब आया, तो किसको ज़्यादा मिलेगा? जिसके घर में सदस्यों की संख्या कम रहेगी। जैसे 5 किलो सेब मान लो नितिन के घर पे आ गया, 5 किलो सेब लल्लन के घर पे आ गया, और इनके घर में कितने जने हैं? 6 जने मान लो है ना, और लल्लन के घर मान लो 9 लोग हैं सपोज, तो किसको ज़्यादा मिलेगा? नितिन को ज़्यादा मिलेगा, नितिन बड़ा हो जाएगा ना जी। यानी कि 2 परिमेय संख्याएं हैं जिसमें अंश बराबर है, यानी कि फलों की संख्या बराबर है, तो वो परिमेय संख्या बड़ी होगी जिसमें सदस्यों की संख्या कम हो। इसका उल्टा हो सकता है, मान लो इनके नितिन के घर पे भी 6 लोग हैं और लल्लन के घर पे भी 6 लोग हैं, तो कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी? जिसके घर में फल ज़्यादा आएंगे। जी। यानी मान लो इनके घर में 7 किलो सेब आ गया और इनके घर में 4 किलो सेब आया मान लो, या 3 किलो सेब आया, तो ये बड़े हो जाएंगे ना। यानी जब 2 परिमेय संख्याओं में हर बराबर हों, यानी इनके भी घर में 6 लोग हैं, इनके भी घर में 6 लोग हैं, तो वो परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी जिनके घर में सेब ज़्यादा आया हो। तो वही चीज़ इसमें भी है, वही चीज़ इसमें भी है, मतलब कि 8 लोग इनके भी घर में हैं, 8 लोग इनके भी घर में हैं, तो कौन सी परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी? जिनके घर में ज़्यादा सेब आए हैं, 6/8, यानी कि 6/8 बड़ा हो जाएगा। समझ में आया इतना? जी। तो 6/8 बड़ा हो गया, इसका मतलब ये वाला बड़ा हो गया, जी। क्योंकि इधर वाले पक्ष को हम सॉल्व करते आ रहे थे तो 6/8 मिल रहा था ना, तो ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा? -3/4 होगा। 6/8 वाला ना, यानी इसे सिद्धांत में जाएंगे तो -3/4 वाला बड़ा हो जाएगा ना, जी। क्योंकि -3/4 को ही हमने 6/8 के रूप में प्राप्त किया है। पाया था, जी। तो ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा। इसका ये आंसर सही हो गया। सही होगा। दूसरा सवाल, निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू -3/8 + 2/3 या भरे बा -3/4 + 22/24 का निरपेक्ष मान। यानी सर्वप्रथम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बाद में यदि इसका सोल्यूशन माइनस या प्लस में आ रहा है तो उसका निरपेक्ष मान प्लस में ही होगा, वो करेंगे। उसके बाद अंश या फिर हर को बराबर कर लेंगे, जो आसान पड़े। उसके बाद हम तुलना करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो दूसरा सवाल में है निरपेक्ष मान -3/8 + 2/3 इधर भरना है, निरपेक्ष मान -3/4 + 22/24। फिर सॉल्व करें, 8 और 3 का लासा 24 का सीधा 3 बार जाएगा इसमें, 8 3 24 3, तो 3 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 3 का 9 + 3 8 24, 8 बार जाएगा तो 8 का गुणा 2 में कर देंगे, 8 दूनी 16। ये माइनस नहीं है, भरना इधर। 24 और 4 की लासा 24 जी। तो 4 छंग 24 जी। तो 6 का गुणा 3 में 6 3 18 + 24 एकन्नम 24 तो 22 एकन्नम 22। तो इसमें माइनस की संक्रिया करेंगे यानी घटाव करेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 9 7 16, यानी कि 7 हो जाएगा।
और 16 बड़ा है, इसके आगे प्लस है तो इधर प्लस का चिन्ह लग जाएगा, बटे 24। इसमें भी घटाव की संक्रिया होगी क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। जी तो 22 में से 18 घटाएंगे 4 हो जाएगा। जी चिन्ह किस चीज का लगेगा? जो संख्या बड़ी होगी और उसके आगे जो चिन्ह लगा होगा। जी। यानी 22 बड़ी है, इसके आगे प्लस लगा है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, जी बटे 24। तो दोनों परिमेय संख्या धनात्मक हैं। अगर ऋणात्मक भी होती तो उसका निरपेक्ष मान धनात्मक ही होता। जी। यानी इसको हटा दिए चिन्ह इसका, और यहाँ पे लिख दिए सेम टू सेम संख्याएं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो उतार दिए। फिर इसमें हर बराबर है, इसका मतलब ये कि इसके भी घर में 24 आदमी हैं, इसके भी घर में 24 आदमी हैं। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? जिसके घर में ज़्यादा सेब या ज़्यादा फल होंगे। तो इसके घर में 7 किलो है सेब, इसके यहाँ 24 आदमी हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके यहाँ पे ज़्यादा फल आया है। इसके यहाँ भी 24 लोग हैं लेकिन इसके यहाँ 4 ही किलो आया बटा है, तो ये छोटा हो जाएगा। तो 7/24 विल बी ग्रेटर देन 4/24। दिस विल बी आंसर। इट्स मीन you will fill here this value is greater than this value, आंसर। अब तीसरा सवाल, निरपेक्ष मान इसकी वैल्यू यहाँ भरना है, निरपेक्ष मान इसकी वैल्यू गुणे निरपेक्ष मान इसकी वैल्यू, यानी निरपेक्ष मान माइनस 12/25 भरना है, निरपेक्ष मान -2/5 गुणा निरपेक्ष मान -6/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे? निरपेक्ष मान ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 12/25 भरना है। इस निरपेक्ष मान की वैल्यू 2/5 हो जाएगा क्योंकि ये अलग अलग बना हुआ है ना जी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 2/5 हो जाएगा इसका, गुणे 6/5, ये माइनस माइनस प्लस 6/5। अगली लाइन में 12/25 भरना है, 2/5 गुणे 6/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6/5 ही, तो 12/25 भरना है। 6 दूनी 12, सामने सामने गुणा हो जाएगा क्योंकि तिर्यक या फिर ऊपर नीचे गुणा नहीं, कट नहीं पा रहा है। तो 6 दूनी 12, 25। अब ये 12/25 ये भी है, 12/25 ये भी है, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर हो गई, यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई। चौथा सवाल, एब्सोल्यूट वैल्यू -3/8 + 1/12 भरेक बा एब्सोल्यूट वैल्यू -1/2 + 3/4 + 1/8। सवाल पहले होता नहीं इधर। एब्सोल्यूट वैल्यू -3/8 + 1/12, एब्सोल्यूट वैल्यू -1/2 + 3/4 + 1/8। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब निरपेक्ष मान। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। 12 8 का एलसीएम 24 जी। तो 8 3 24 जी। तो 3 3 का 9 9 प्लस 12 दूनी 24, 2 1 2, 2 4 8 का एलसीएम 24, जी। 2 12 में 24 तो 12 1 12, 4 8 4 6 24 जी। तो 6 3 18, 8 3 24, 3 1 3, 9 में से 2 गए 7 माइनस में बटे 24। ठीक है, 4 6 24, 6 3 18 होगा ना। भैया क्या देखिए एलसीएम है 8 है। फिर 18 3 21, जी। 21 में से 12 गए 9, जी। है ना, जी। सही याद है। जी। तो -7/24 ये माइनस में है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा। नीचे हर बराबर है यानी डेनोमिनेटर इज सेम, इसका मतलब इनके घर में भी इतने लोग हैं, इतने घर में भी 24 लोग हैं। तो किसको ज़्यादा मिलेगा? जिसके घर में ज़्यादा माल आया है, यानी 9/24 बड़ा हो जाएगा, यानी दिस होल वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस होल वैल्यू।
8वां सवाल है, यदि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू y, यानी इन दोनों का मान बराबर है इन दोनों के मान के। तो सही बात है। 8वें में दिया है, यानी कि गिवन दिया है x इज इक्वल टू 5/9, y इज इक्वल टू 2/3। तो दिखाइए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए कि, यानी टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू है एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू y के। तो वैल्यू फिल करेंगे x के प्लेस पे 5/9 प्लस y के स्थान पे 2/3 बराबर x पे 5/9 प्लस y पे 2/3, जी 3 है ये 3, 9 त्रिक 27, जी 5 3 15, 9 दूनी 18 बराबर 5/9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5/9 प्लस 2/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2/3, तीन तो 8 5 13, जी 3 और 3/27 बराबर 9 त्रिक 27, जी 5 3 15, जी 9 दूनी 18, 33/27 का एब्सोल्यूट वैल्यू 33/27 ही हो जाएगा जी बराबर 8 5 13, 1 1 2 1 3/27। जी तो ये दोनों पक्ष बराबर आ गए ना। जी और ऊपर भी कह रहा था कि ये दोनों पक्षों को आपस में बराबर आना चाहिए, तो हमने बराबर करके दिखा दिया। तो लास्ट में लिख देंगे सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड, यानी हमें टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर हैं, हमने लास्ट में सिद्ध कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं, हेंस प्रूव्ड। इसी तरीके से इसी में ही दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्या है दूसरा, एब्सोल्यूट वैल्यू x गुणे y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू x गुणे एब्सोल्यूट वैल्यू y, यही सवाल है दूसरा वाला। जी तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसे, पहले x के प्लेस पे 5/9, और ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि 5/9 गुणे 2/3 इज इक्वल टू 5/9 गुणे 2/3, x के स्थान पे ये, y के स्थान पे वो जो दिया गया था ऊपर। जी तो इसमें तिर्यक गुणा या ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, जी नहीं तो सामने सामने गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 9 त्रिक 27 इज इक्वल टू 5/9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5/9, जी 2/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2/3, जी 10/27 का एब्सोल्यूट वैल्यू 10/27 बराबर सामने सामने गुणा, 5 दूनी 10, जी 9 त्रिक 27 27, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, जी केवल एक कट लाई दफा और हमें यही सिद्ध करना था, ये दोनों को आपस में बराबर लाना था, जी तो सिद्ध हो गया। लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। जी तो 9वां सवाल, यदि x बराबर 15/13, y बराबर -2/11, तो दिखाइए कि एब्सोल्यूट वैल्यू दिस इज लेसर देन एब्सोल्यूट वैल्यू दिस प्लस ए। तो 9वें में पहला इसमें दिया है, क्या दिया है, गिवन गिवन दिया है, क्या दिया है, x बराबर 15/13 और y बराबर -2/11, तो दिखाइए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए कि, टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू में ये छोटा है x प्लस वाई के। तो x के स्थान पे ये, y के स्थान पे ये भर देंगे, सिंपल सा। x के यहाँ पे 15/13
प्लस वाई के स्थान पे -2/11, जी -2/11 लिख दिया। ये छोटा है, एक्स के स्थान पे 5/13 प्लस वाई के स्थान पे -2/11। हटाओ। 5/13 कहाँ का जैसे 15/13 बच्चे, ये देख 15/13, एक्स के स्थान 15/13 ना। जी जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ ये, जहाँ जहाँ वाई वहाँ वहाँ ये, जी सिंपल सा। फिर 15/13 प्लस -2/11 छोटा है, 5/13 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5/13 ही हो जाएगा, प्लस -2/11 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2/11 हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये अलग एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, प्लस का चिन्ह वैसे लगाएंगे, इसका मान ये हो जाएगा। अब हल करें इसे। 13×11 ऐसे करो सीमा से, 13×11 ऐसे लिख दो, 13×11 ऊपर हो जाएगा क्या 11×15 माइनस 13×2, यही तो जी छोटा है। 13×11 11×5 प्लस 13×2, फिर ये हो जाएगा कितना, 161 ये एक्स के यहाँ पे 15/13 लिखेंगे ना, जी इधर भी 15/13, तो ये भी हो जाएगा 15/13 ना, जी यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है ना। जी अब गुणा करो इसे, 15 का नाम 15 हाथ से लगा 1, 15 का नाम 15 1 16 माइनस 13×2 26 बटे 13×11 छोटा है 165 सॉरी हम गलत प्लस बताए हैं। 26 13×11 के, फिर 15 में से 6 गए 9 ना, जी इसे अभी एब्सोल्यूट वैल्यू लगाओ अभी। 6 15 में से 6 गए 9 9 और 5 में से 2 गए 3 3 और 1 में से 0 गए 1 बटे 13×11 छोटा है, जी जोड़ो इसे, 6 5 11 हाथ से लगा 1, 6 2 8 1 9 1 बटे 13×11। अब इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में ही आएगा, यानी 139 बटे 13×11 छोटा है 191 बटे 13×11। अब इनके घर में भी 13/11 लोग हैं, इनके घर में भी 13/11 लोग हैं, यानी इनके घर में भी उतने लोग हैं, इनके घर में भी उतने लोग हैं, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, जिसके घर में ज़्यादा फल आया है। तो इनके घर में ज़्यादा फल आया है, इनके घर में भी लोग उतने हैं, इनके घर में भी लोग उतने हैं, तो जिनके घर में फल ज़्यादा आया है वो बड़ा हो जाएगा, यानी 191 विल बी बड़ा देन 139, यानी ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। और इसी फॉर्म में हमें पहले से लिखा हुआ है, यानी ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, इसी रूप में लिखा हुआ है ना, जी तो हम कह सकते हैं ये चीज़ हमने सिद्ध कर दिया, यानी कि दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था हमें ना, जी कि कौन सा ये वाला पक्ष बड़ा है, ये वाला पक्ष बड़ा है और ये वाला पक्ष छोटा है। तो इस पक्ष को हमने सॉल्व किया पूरा और इस पक्ष को दोनों सॉल्व किया, तो हमने बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि हाँ सच में ये वाला बड़ा है, जी तो हमने दिखा दिया जी कि बड़ा है, हेंस प्रूव्ड। 9वें का दूसरा सिंपल सा, एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू में एक्स गुणे वाई बराबर है एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स गुणे एब्सोल्यूट वैल्यू वाई के, जबकि हमें पहले से ही दिया हुआ था, उसको हमने सवाल में नोट किया ही था, जी इधर पे दोबारा लिख लें, गिवन गिवन यानी दिया है, एक्स की वैल्यू 15/13 वाई की वैल्यू -2/11। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ये लिख देंगे, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ ये लिख देंगे। एक्स के स्थान पे 15/13
गुणे y के स्थान पे -2/11 जी बराबर x के स्थान पे 15/13 गुणे y के स्थान पे -2/11। जी तो सामने सामने गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा, 15 दूनी 30 और 13 × 11 बराबर 15/13 का एब्सोल्यूट वैल्यू 15/13 ही होगा। जी गुणे -2/11 का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब माइनस से कोई मतलब नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो वैल्यू खाली वही जी 2/11। जैसे कि सामने सामने 15 गुणा हुई है। हाँ सामने सामने, क्योंकि ऊपर ऊपर नहीं अच्छा करी बाटी ये मेरे उल्टा हुई तो है। तू बहुत महान है, बहुत अच्छा करे। तो -30/3 ये जो है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में ही हो जाएगा, यानी 3/141 होगा गुणा इसका ना, जी बराबर 15 दूनी 30/141। सामने सामने गुणा 13 × 11 141। तो ये पक्ष इस पक्ष के बराबर आ गया। जी हमें यही चीज़ दिखाना था कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, तो हैंस प्रूव्ड। हमारा क्यों ज़्यादा बना क्यों कम। हाँ दोनों बराबर है ना, सेम सेम। ये चीज़ हमें सिद्ध करना था, तो ये चीज़ हमने सिद्ध कर दिया। 10वां सवाल है, ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। यानी कि पहले दे रखा है निरपेक्ष मान दे रखा है, जी निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखा है 1/2। कह रहा है उन दो परिमेय संख्याओं को बताइए जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू ये होगा। तो ऐसी दो ही परिमेय संख्याएं बन सकती हैं। कोई भी निरपेक्ष मान निकल रहा है तो किसी दो ही परिमेय संख्या यानी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है 1/2, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है नहीं कि निरपेक्ष मान है, तो इसके आगे या तो प्लस लगा होगा या तो माइनस लगा होगा। तो दो निकल सकता है। एक अगर प्लस में 1/2 है तब भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यही निकलेगी, अगर माइनस में 1/2 है तब भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही नहीं यही निकलेगी। तो किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का जो कि अपने आप में निरपेक्ष मान ही होता है, उसके दो संभावित या दो आवश्यक निरपेक्ष मान हो सकते हैं। निरपेक्ष मान नहीं, दो ऐसे मान हो सकते हैं जिनका निरपेक्ष मान वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकता है जो आप वास्तव में धनात्मक है। जी ज़्यादा कठिन बोलते हैं ना, जी नहीं तो इसके दो ऐसे परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो ये जो पहला पार्ट था, पहले पार्ट में योग अंतर गुणा की संक्रिया जो है इसको सीख चुके थे, गुणधर्म भी, जिसमें समरक नियम, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम। तो गुणा भाग जोड़ घटाव के जितने गुणधर्म थे ये सब सीखे थे। फिर परिमेय संख्याओं की योग पर गुणा का वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें ये था कि कोई संख्या ए है, इसका गुणा हो रहा है b + c में, तो इसका मतलब होता है a × b + b × c। डिस्ट्रीब्यूटिव नियम जो था इसको भी सीखे। फिर 1 तथा 0 परिमेय संख्याओं के रूप में इनके प्रगुण, ये इसका मतलब ये तत्समक अवयव और योगात्मक प्रतिलोम भी सीख चुके। फिर किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देना यानी कि भाग सीखे। फिर निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू सीखे। अब आगे सीखना है दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, इसके आधार पर एक एक्सरसाइज है। फिर परिमेय संख्या व दशमलव संख्या का परस्पर रूपांतरण सीखना है, इसके लिए एक एक्सरसाइज है। ये 2 बार में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला परिमेय संख्या वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद शुरू करेंगे वर्गमूल, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हैं, यानी कि लगभग 7 एक्सरसाइज होगा, एक दक्षता अभ्यास होगा, यानी करीब 8 दिन में ये पूरा वर्गमूल खत्म हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखें तो 18 चैप्टर हैं, लगभग 3.5-4 महीनों में सारा किताब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना।